सब लोगों को वॉइस प्रॉपर मिल रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है। यस। मैं बाकी बीच बीच में पूछता रहूंगा। वॉइस अगर प्रॉपर, या तुम लोगों को भी कहीं भी कुछ दिक्कत आता है तो प्रॉपर उसी टाइम मुझे बताओगे सर कि वॉइस ब्रेक हो रहा है, जो भी मतलब कुछ प्रॉब्लम आता है वॉइस में। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। फिर भी कभी आता है, नेटवर्क इशू हो सकता है कभी, उसी टाइम तुरंत बताओगे वहां पर। मैं इसमें यहाँ पे ये बता रहा था कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो उसी तरह ऑर्गेनिक का तुम लोग को अगर मॉड्यूल मिला होगा, बुकलेट जो है उसमें तुम्हें मिला होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करके मॉड्यूल। मॉड्यूल मिल गया तुम लोगों को, तो जो मॉड्यूल मिला होगा तो उसमें देखोगे तो एक मॉड्यूल ये होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। केमिस्ट्री की बात करूं मैं यहाँ पे, तो तुम लोगों को कुछ मॉड्यूल मिला है या नहीं मिला है? मिला है। मिला है। इसमें अगर मिला है सर। कुछ लोगों को मिला, जिनको नहीं मिला है तो वो सेंटर पे जाकर के ले सकते हो। उसमें अगर मिला होगा तो उसमें एक ये मॉड्यूल भी जरूर होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और उसमें कुछ एक पैकेट मिला होगा बुकलेट्स का, उसमें एक ये भी होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो जो हम लोग यहाँ पे जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ वो कौन सा पार्ट रहेगा? ऑर्गेनिक, और उसके बाद फिर हम लोग इनऑर्गेनिक पे भी आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका, ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर इनऑर्गेनिक पे आएंगे। और बाकी मैं अपने बारे में बताऊं, मैं जो नासिक सेंटर पे 2015 से ही हूँ, इवन 16 बोल लो उसके स्टार्टिंग से, और अभी तक हूँ। दैट मीन्स मैं नासिक में, अभी तो खैर मैं नासिक में हूँ नहीं पेंडेमिक के कारण, बट जैसे नॉर्मल सिचुएशन हो रहा है, अगर ऑफलाइन क्लास तुम लोगों का ओपन होता है, मैं भी नासिक में हूँ। बट ओवरऑल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुम लोगों को कि 2016 में ही सही में नासिक में हूँ। यहाँ पे जितने भी बच्चे वहाँ पे, तुम लोग रिजल्ट जितने भी बच्चों का देख रहे हो गए, तो सारे बैच को मैं टीच किया वहाँ पे, जितने भी सेंटर विजिट किए हो गए, रिजल्ट देखे हो गए। तो ठीक है, बाकी धीरे धीरे जानते रहोगे उसमें। मैं स्टार्ट करता हूँ, जो मेन टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट करना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसका बिल्कुल सेपरेट नोटबुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी नोटबुक में इसको मिक्स कर दिए, फिजिकल या फिजिक्स या मैथ में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो तुम्हारा नोट्स रहेगा वो आज ही के लिए काम रहेगा, पूरे 2 साल, इवन जब तक तुम जेई मेंस या एडवांस का एग्जाम नहीं दे देते तब तक तुम्हारा ये नोटबुक तुम्हारा हेल्प करेगा ये। तो प्रॉपर एक नोट्स तो होना चाहिए सब लोगों के पास। इवन जब ऑफलाइन लेक्चर ओपन होगा, जब क्लास आओगे ऑफलाइन, वहां पे मैं प्रॉपरली चेक भी करूंगा एक सब लोगों का कि नोट्स जो है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि नोट्स ही तुम्हारा एक तरह का एसेट है। नोट्स रहेगा तभी तो कोई दिक्कत होता है, या रिवीजन करना है कुछ भूल गए, तो प्रॉपर नोट्स होगा तभी तो उसको प्रॉपर रिवाइज कर पाओगे। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि अभी से पूरे 2 साल तक, जब तक मेन से एडवांस का एग्जाम नहीं देते तब तक ध्यान रखना है। और ये सब पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, इवन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के तो करना ही है वहाँ पे। तो सब सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स हो, जिससे कि जब रिवाइज करो तो वहाँ पे आसानी हो। एक चीज और इसमें, जब भी तुम लोग कनेक्ट होते हो, अभी मैं आज के पहले लेक्चर में देख रहा था, तो आराम आराम से कनेक्ट हो रहो। तो जब भी कनेक्ट हो किसी भी लेक्चर में, विद इन 5 मिनट्स कनेक्ट हो जाना है वहाँ पे, क्योंकि लेट से कनेक्ट होते हो, स्टार्टिंग का एक दो क्वेश्चन भी अगर मिस हो जाता है, किसी भी जो भी टीचर पढ़ाते हैं स्टार्टिंग का, तो कोशिश करो बिल्कुल ऑफलाइन की तरह इसमें जो भी माहौल हो, घर पे भी ऐसा नहीं कि घर पे बैठे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं, बस मोबाइल हेडफोन लगा लिए। तो प्रॉपर एक टेबल चेयर होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स बने, दैट मीन्स फील हो कि ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। तो फिर पढ़ने का एक, जो भी तुम पढ़ोगे वो चीजें माइंड में फिट हो पाता है, कंसंट्रेशन भी बन पाएगा वहां पर। तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास है बस सुन रहे हैं, तो प्रॉपर नोट्स भी बनाना है वहां पर। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं सब्जेक्ट के बारे में धीरे धीरे बताता रहूंगा कैसे उसको स्टडी करना है। बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने जो बताया कि सेपरेट नोटबुक एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होना चाहिए। अभी तो अगर सेपरेट नोटबुक है तो फिर ठीक है, तो किसी भी साइड में लिख लोगे और उसको एक प्रॉपर साइड जो नोट बनाओगे नोटबुक, उसमें फिर उसको नोट दोबारा नोट कर लोगे वहां पर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर होगा इसमें,
वो चैप्टर आता आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मैं चैप्टर का नेम लिख लेता हूँ, बट कुछ बेसिक चीज हम लोग देखेंगे अभी। चैप्टर का जो नेम है वो क्या रहेगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। उन लोगों का लेक्चर वैसे पिछले वीक से स्टार्ट होना था, बट कुछ फंक्शन होने के कारण घर पे मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था। बाकी और भी कुछ रीजन था, दैट में हम लोग अब यहाँ से कंटिन्यू कर पाएंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इसका बुकलेट मिला होगा, देखोगे वहां पे सब लोगों को। जिनको नहीं मिला है तो सेंटर विजिट करके दीपक सर से बात करके ले सकते हो। तो इस चैप्टर का नेम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बट इस चैप्टर पे हम लोग 3-4 लेक्चर के बाद आ पाएंगे। कुछ लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे पहले। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें एक वर्ड आ रहा है इसमें, ऑर्गेनिक। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है इसमें, बिल्कुल वो बेसिक से देखें। तो भी बता सको इसमें ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कई जगह सुनते होगे ऑर्गेनिक फूड। from living things. सही है, बिल्कुल। ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या रहता है इसमें, रिलेटेड टू या डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग मैटर या लिविंग स्पेसीज। बिल्कुल सही बता रहा है इसमें यहाँ पे। ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है इसमें यहाँ पे, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू और derived from, derived from related to or derived from living substance या living species। क्लियर है यहाँ पे है। तो रिलेटेड जो भी लिविंग स्पेसीज है उससे क्या हो, रिलेटेड हो या उससे डेराइव हो रहा हो, तुम लोग क्या बोल पाते हैं वहां पे, ऑर्गेनिक। अब यहाँ पे देखना है कि कुछ हम लोग हिस्ट्री देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्ट हुआ है वो कैसे होता है यहाँ पे। इन 1785, बस हम लोग 5 to 10 मिनट बस हिस्ट्री देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कैसे हुआ था, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं आगे। इन 1785 एक साइंटिस्ट है इसमें, लेवोजियर, LA। सबको प्रॉपरली विजिबल भी है, बताओ सब लोग बताओ। तो ठीक है, बाकी कुछ भी दिक्कत होता है, तुम लोगों को कहीं भी कुछ डाउट हो तो रेज हैंड का ऑप्शन एक रहता है, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं कोई भी चीजें। तो इन 1785 एक साइंटिस्ट आए थे, लेवोजियर, जिसने कि सब्सटेंस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। लेवोजियर classified the substance into 2 parts, classified the substance into 2 parts, substance into 2 parts। और प्रॉपरली जब लेक्चर चलो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, दैट मीन्स कहीं भी कुछ डाउट हो तुरंत हैंड रेज करके पूछना है कि सर यहाँ पे मुझे डाउट है, या जो भी तरह का दिक्कत हो यहाँ पे। जब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि बस सुन रहे हैं बैठ के रिकॉर्ड लेक्चर की तरह। यहाँ पे बिल्कुल तुम लोगों को स्टार्टिंग से जहाँ कहीं भी डाउट आता है तो स्टार्टिंग का 1-2 लेक्चर तो ध्यान से सुन लोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चीजें अगर कुछ पढ़ लोगे तो फिर क्वेश्चन भी राइज कर पाओगे वहां पे। क्लासिफाइड द सब्सटेंस इनटू 2 पार्ट। अब ये 2 पार्ट्स जो आता है इसमें यहाँ पे, फर्स्ट वन which is synthesized by living substance, which are synthesized by living, और बेटर वर्ड रहता है यहाँ पे, which are synthesized by living organism in bracket, animals, plants, etc.
is called organic compound. Organic compound. Simple fact, which are synthesized by living organism, in bracket animals, plants, etc. is called organic compound. और second part जो होता है इसमें, which are synthesized by non-living organism, non-living organism is called, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहाँ पे, इनके ब्रैकेट में और मिनरल etc. are called inorganic compound. Inorganic compound. क्लियर है यहाँ पे है? तो जो लेवोजियर साइंटिस्ट आए थे इन 1785, उसने जो भी सब्सटेंस था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। किस बेसिस पे? तो which are synthesized by living organism like animals, plants is called organic compound. उसको नाम क्या दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। and which are synthesized by non-living organism like minerals or etc. is called inorganic compound. इसके आगे इसने कुछ नहीं बताया था। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए थे बर्जिलियस 1815 में, देखते हैं उसको उस पार्ट को भी यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग। सब लोगों को विजिबल है? व्हाइट बोर्ड क्लियरली विजिबल है सब लोगों को? यस सर। चलो ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है। कहीं भी राइटिंग में भी दिक्कत हो तो वहां पे तुरंत पूछोगे सर इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं। बट आई होप क्लियरली सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे राइटिंग में फिर भी दिक्कत आता है स्टार्टिंग में, तो फिर वहां पे पूछोगे। सर ये लिविंग स्पेशीज के ऊपर क्या लिखा है? ये कुछ नहीं, वो लिविंग स्पेसिस के ऊपर कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग ये होता है, वो क्या होता है? रिलेटेड या डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग स्पेसी या लिविंग मैटर जो भी है उससे डेराइव हो रहा हो। बाकी हम लोग अभी टॉपिक पे आते हैं, बस हिस्ट्री देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कैसे हुआ। वैसे मैं प्रॉपरली रिपीट भी करता हूँ सेंटेंस को, फिर भी कहीं पे दिक्कत आता है राइटिंग में, राइटिंग समझने में स्टार्टिंग हो सकता है दिक्कत हो 2-3 लेक्चर तक, उसको वहां पे पूछना है। और सबसे एक चीज और मैं बताऊं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है सबसे इसका अगर मेजर पार्ट बताओ इसका प्लस पॉइंट, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है तुम्हारा। जैसे फिजिक्स में, मैथ्स में, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, उसमें तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं, बिल्कुल लॉजिकल पार्ट होता है। और इसके क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बिल्कुल लॉजिकल पार्ट होता है। क्योंकि तुम लोग जो 10th में पढ़े हो गए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें एक चैप्टर है, अब यहाँ पे अलग पूरा ब्रांच ही आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलो इसको नोट भी करते रहना है तुम लोगों को।
चलो मैं ये भी क्लियर कर दूं, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मेंस हो या एडवांस हो तुम्हारा, जे मेंस या एडवांस की बात करूं तो इसमें तीनों पार्ट है इक्वल। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक की नहीं, मैं तीनों पार्ट की बात करता हूँ यहाँ पे जब भी बात करूंगा। तो केमिस्ट्री में जो तीन पार्ट है इसमें, इसको नोट बस इसको देखना है यहाँ पे कि केमिस्ट्री का जो तीन पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो तुम्हारा जो कि जे मेंस में जो 25 क्वेश्चन आते हैं जे मेंस के पेपर में, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन, दैट मीन्स किसी एक में एक आध क्वेश्चन ज्यादा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम रहेगा। बट तुम लोग ये फिट करके माइंड में ये फिट करो, तीनों पार्ट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एडवांस की बात करूं तो एडवांस के पेपर में भी तीनों पार्ट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। क्लियर है? तो तीनों पार्ट के अच्छे से करना है। और मैंने अभी जस्ट बताया कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का प्लस पॉइंट ये है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल सब्जेक्ट है। कुछ चीजें मेमोराइज करने वाला जरूर है यहाँ पे, बट उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, बिल्कुल लॉजिकल टाइप का आता है यहाँ पे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन तीनों पार्ट्स इक्वल आते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बाकी और भी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे कि एडवांस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जब तुम्हारा कभी एडवांस का पेपर शेड्यूल होगा किसी संडे को, उसका सिलेबस पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा, ये सिलेबस आ रहा है तुम्हारा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है तो सारा कुछ बताया जाएगा यहाँ पे। बाकी टीचर्स भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे Yes, बढ़ते हैं sir. फिर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम Yes, लोग। sir. नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट साइंटिस्ट है इसमें इन 1815 एक साइंटिस्ट है बर्जीलियस। जो बर्जीलियस साइंटिस्ट है इसने एक थ्योरी दिया था यहाँ पे, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता था, इसका एक स्टेटमेंट है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are synthesized directly or indirectly, directly or indirectly। अब यहाँ पे क्वेश्चन था, इसके अकॉर्डिंग जो एक थ्योरी दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा कहाँ पे? बर्जेस के अकॉर्डिंग उसने कुछ लिविंग इंट्रोड्यूस था, उसके बारे में बताया, जैसे कि तुम लोग पढ़े भी होंगे 10th स्टैंडर्ड में। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर मिलेगा क्या कहाँ पे अगर सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है? जैसे कि एक रेड एंट, रेड एंट में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कुछ याद हो, पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड में। रेड एंट, इसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। रेड एंट में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? HC डबल बॉन्ड OH। देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें याद भी होगा, जैसे कि रहता है इसमें मिल्क। मिल्क में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? कौन सा एसिड रहता है मिल्क Lactic में? acid. सही है, बिल्कुल। वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड। Lactic acid. बिल्कुल करेक्ट है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है तो मैं वो हम लोग कैसे आता है स्ट्रक्चर, वो आगे की बात करेंगे, बट ये चीज तो कम से कम पता होना चाहिए, उसका नेम, उसका जो स्ट्रक्चर होता है COH, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना साथ में।
CH3। इसी तरीके से पढ़े होगे तुम लोग एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड होता है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? मैलिक एसिड। बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? मैलिक एसिड। ये चीजें तुम लोग पढ़े होगे 10th स्टैंडर्ड में, वो कुछ भी नया चीज नहीं पढ़ रहे हम लोग यहाँ पर। मैलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? COH, CHOH, CH2, COH। यहाँ पे जो बर्जीलियस साइंटिस्ट है उसने जो थ्योरी दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो फिर मिलेगा कहाँ पे? तो किसी भी लिविंग एंटिटीज में। लाइक रेड एंट में क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड। एप्पल में कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है? मैलिक एसिड। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि कुछ लोगों को पता भी है, तुम्ही लोगों में से, ये बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए। मिल्क में क्या रहता है? लैक्टिक एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड। और ये स्ट्रक्चर कैसे आता है, इसका नेम क्या होगा एक्चुअल में, तो आगे हम लोग देखेंगे फिर। कल यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? सर ये सी के ऊपर क्या लिखा है? कौन सा सी के ऊपर? किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? किस मिल्क में, एप्पल में, किस में? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे देखिए फॉर्मिक एसिड आ रहा है इसके ऊपर। ये क्या आ रहा है? नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये क्या रहा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रेड एंट है, वो इसमें क्या नहीं होता है? सर, ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया हुआ है। H हाइड्रोजन एटम है, H कार्बन है, HC डबल बॉन्ड OH। मिल्क में क्या है यहाँ पे? लैक्टिक एसिड, LACTIC, लैक्टिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ये आ रहा है, COH CHOH CH3। कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया डाउट इसमें जो भी था? ये स्ट्रक्चर हम लोग लिख रहे थे यहाँ पर। यस सर। तो ठीक है। और इसी तरीके से पता होगा, एक और भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे इसका, एक दो। लेमन में कौन सा होता है? कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है लेमन में? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है। उसका भी मैं स्ट्रक्चर आगे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ तक कर लिए नोट? तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था जो बर्जेस ने दिया था? इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, बट कुछ जो लिविंग एंटिटीज है वहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो मिल पाता है। बताओ सब लोग, बताओ, नोट डाउन कर लिए यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो प्रॉपर बताना भी है, ऐसा नहीं कि बस सुन बैठ के सुन नोट करना या सिर्फ सुन रहे हैं। तो प्रॉपर मतलब इंटरेक्शन हो टीचर के साथ। ऐसा नहीं कि मेरे लेक्चर में किसी भी कोई भी सर अगर पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर तुम लोगों को डाउट है वो पूछना है,
और कोई भी अगर टीचर पूछ रहे हैं तो उसको फिर रिप्लाई करना है प्रॉपर, दैट भी इंटरेक्टिव हो, क्योंकि तुम लोगों को भी ऐसा नहीं कि बस सुनना है, नींद आ रहा है। तो सेशन जो होना चाहिए वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक तरफ से टीचर्स बोल रहे हैं तुम लोग सुन रहे हो। जितने भी डाउट पूछना है तुम लोगों को बिल्कुल फ्री हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें लेमन। इसमें सबको पता है कि क्या होता है, इसमें साइट्रिक एसिड। अब इसका मैं एडिशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है CH2COH COH OH COH CH2 COH। ये क्या है, साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब इसको रटना नहीं, बस इसको बस सिंपल इतना था, जिसको पता है पहले से कि लेमन में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, जिसको नहीं पता तो वो याद रखना है, इसको स्ट्रक्चर अभी रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। वो अपने आप जैसे आगे पढ़ेंगे तो वो अपने आप समझ में आएगा। नेक्स्ट है इसमें यूरिन। इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहा था यूरिया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे, H2N C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो साइंटिस्ट है बर्जीलियस, इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है वो किसमें रहेगा, लिविंग एंटिटीज में। उसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकते। बट आगे एक और साइंटिस्ट आए इन 1828, इन 1828 वोहलर। इसने क्या किया यहाँ पे है, कुछ कंपाउंड्स था NH4 ट्वाइस SO4 प्लस KCNO। इस कंपाउंड से कोई नेम बता सकते हो, 10th में पढ़े होगे, 9th 10th में। NH4 ट्वाइस SO4, NH4 ट्वाइस SO4। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अमोनियम सल्फेट। बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या रहेगा, अमोनियम सल्फेट। लोग चैट बॉक्स में बता रहे हो अमोनियम सल्फेट, बिल्कुल करेक्ट है वो, अमोनियम सल्फेट। और KCNO इसको बोलते हैं पोटासियम साइनेट। सही, कुछ लोग और बता रहे थे इसमें चैट बॉक्स में, साहिल आशीष दोनों का करेक्ट है इसमें। बाकी लोग भी जो बता रहे हो सबका करेक्ट है इसमें। ये क्या, अमोनियम सल्फेट। KCNO पोटासियम साइनेट। तो क्या बोला यहाँ पे हम लोग, पोटासियम साइनेट। इस दोनों को जब आपस में रिएक्ट कराया गया यहाँ पे है, इसमें जो कंपाउंड बन जाता है तुम्हारा NH4 CNO प्लस K2SO4। तो जो NH4 CNO आ गया, इसका जो नेम हो जाता है अब यहाँ पे, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। ये रिएक्शन कैसे होता है वो आगे का पार्ट है, बट अभी हम लोग बस हिस्ट्री देख रहे हैं, अमोनियम साइनेट और K2SO4। बाकी रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो इसमें, इधर 2 पोटासियम आ रहा है K2, इसको यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 पोटासियम एटम आ गया। NH4 ट्वाइस आ रहा था, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस आ रहा होगा। इसमें जो अमोनियम साइनेट बना, अब इसको हीट किया गया फर्दर। यहाँ पे इस सिंबल का मतलब क्या, हीट किया जा रहा है। तो जब अमोनियम साइनेट को फर्दर हीट किया गया तो यहाँ से कंपाउंड बन जाता है H2N C डबल बॉन्ड O NH2। और यही कंपाउंड क्या बन गया तुम्हारा, यूरिया। अभी हम लोग ऊपर लिखे हुए थे H2N C डबल बॉन्ड O NH2, इसी को क्या बोलते हैं, यूरिया। तो जो बर्जीलियस ने बताया था कि वाइटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट इन 1828 वेलर जो साइंटिस्ट है उसने यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करके बताया यहाँ पे, यूरिया को। तो यूरिया जो होता है इसको लोग बोलते भी हैं फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिख भी लोगे यहाँ पे, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो यहाँ तक 1828 से पहले पता नहीं था कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज भी कर पाएंगे, बट 28 में जो वेलर साइंटिस्ट है उसने हर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको सिंथेसाइज करके दिखाया यहाँ पर। तो यूरिया को क्या बोलते हैं, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ तक नोट डाउन करो। यहाँ तक अभी हम लोग कुछ टाइम हिस्ट्री देख रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ। बाकी ये रिएक्शन कैसे होता है ये आगे हम लोग पढ़ाएंगे, बट अभी इसको बस सिंपली नोट डाउन कर लेना है। और ये K2SO4, इसका मैंने नेम नहीं लिखा है, आसान सा है। ये क्या नेम आ जाता है, पोटासियम सल्फेट, उससे लिख सकते हैं इसका नेम। ये क्या हो जाता है इसमें, पोटासियम सल्फेट। 10th में पढ़े तुम लोग नेमिंग, नहीं पढ़े जिनको बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़े, ये चीज हम लोग सबका नेमिंग भी कैसे करते हैं, तो सारी चीज यहाँ पे हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ये जो भी बेसिक होगा। बट उसका सबका प्रॉपर चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर आएगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे। इसका नेम क्या होगा, पोटासियम सल्फेट। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। तो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ के बाद जो है, जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया, इसके बाद तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज के, किसका एक अलग ही ब्रांच हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो बताओ, सब लोग बताओ, कर लिया यहाँ तक नोट डाउन। जस्ट ए मिनट सर। ठीक है, करो, नोट कर लो। और आई थिंक कहीं भी राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो कर ले, विजिबल होना चाहिए सब लोगों को। सर ये ऊपर जो आपने केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन की वो डबल डिस्प्लेसमेंट थी क्या? वो देखेंगे हम लोग, यहाँ पे बोल सकते हो इस टाइप से, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप से। ये भी क्या रहा है, NH4 प्लस एंड SO4 2 माइनस, K प्लस CNO माइनस। ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल एक्सचेंज, उसी टाइप का रिएक्शन है। बिल्कुल करेक्ट हो। बट यहाँ पे ये कैसे होता है और बाकी रिएक्शन कैसे होगा, तो चीजें आगे का पार्ट है वो। यहाँ तक जो तुम्हारा आंसर है ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, बट उस चीजों को मैं अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा। चलो ठीक है, अब बाकी लोग नोट डाउन कर चुके हो, चैट बॉक्स में बता रहे हो मुझे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि इसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग ब्रांच आ गया, हम लोग अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। तो ठीक है, अभी भी यहाँ पे कुछ
शायद आप फेस उतना क्लियरली ना दिख रहा हो, प्रॉपर वॉइस आ रहा है, राइटिंग कर ली है, क्योंकि पावर कट है। ठीक है, इसमें पावर कट भी होता है तो हम लोग कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे अभी। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम लोग डिफाइन कर लें यहाँ पे। इसमें नोट डाउन कर लोगे, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ experimental science, is a part of experimental science which deals with hydrocarbon, which deals with hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon. Hydrocarbon. It is a part of experimental science which deals with hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon. यहाँ पे देखोगे इसके डिफिनेशन में दो टर्म आ रहा है, हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है बताओ सब लोग, ये तो आसान सा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसे डिफाइन कर सकते हो? कंपाउंड्स कंटेनिंग, बताओ ये तो आसान सा, हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। कंपाउंड्स कंटेनिंग only carbon and hydrogen, compounds containing only carbon and hydrogen is called hydrocarbon. तो सिंपल सा डिफिनेशन था हाइड्रोकार्बन का, नेम में ही हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आया था डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या यहाँ पे है? कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावे भी अगर कुछ एटम प्रेजेंट हो, लाइक उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, कोई भी हेलोजन प्रेजेंट हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ डिफिनेशन के, हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावे भी कुछ और एटम उस कंपाउंड में प्रेजेंट रह सकता है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, कुछ भी रहे। वो अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावे भी कुछ एटम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ये डिफिनेशन आ रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसमें ये दोनों टर्म क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब देखने की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं कि देयर आर large number of organic compounds, large number of organic compounds, large number of organic compounds available and large number of organic compounds large number of organic compounds are synthesized every year, are synthesized every year.
अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बताओगे तुम लोग कि इतने सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं और एवरी ईयर इतने सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं, इस सबके पीछे कार्बन का कौन सा प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है? बताओ, कुछ पढ़े होगे तुम लोग 10th में। कैटिनेशन और कैटिनेशन। बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन का जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अवेलेबल होते हैं और जो एवरी ईयर इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाता है, उसके पीछे जो कौन सा प्रॉपर्टी होता है? कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी को नोट डाउन करना है इसमें कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन the most important region for large number of organic compounds for large number of organic compounds is the property of catenation property of catenation in carbon। इसमें जो कार्बन में जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है उसी के कारण इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट टर्म में आता है कि सर कैटेनेशन होता क्या है, कैटेनेशन को कैसे डिफाइन करें। चलो ठीक है, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखेंगे हम लोग कैटेनेशन क्या होता है। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इन कार्बन। तो बाकी अगर नोट डाउन कर लेते हो तो कम से कम चैट बॉक्स में बता सकते हो कि डन सर, इस टाइप का कुछ मैसेज डाल सकते हो उसमें, जिससे मुझे पता चल जाए तुम नोट डाउन कर चुके हो। सर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एक बार और एक्सप्लेन करिए। चलो ठीक, मैं करता हूँ इसको दोबारा से एक्सप्लेन। अब जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड ले, तो हाइड्रोकार्बन तो क्लियर हो गया कि कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या यहाँ पे है? जैसे कि कोई कंपाउंड हो तुम्हारा HC डबल बॉन्ड OH, इसमें क्या रहा? कार्बन हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही, उसके अलावा भी कौन सा और एटम प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मीनिंग है उस कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन तो हो ही, और उसके डेरिवेटिव्स मतलब क्या हो, उसमें और भी कोई एटम प्रेजेंट हो सकता है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े हुए थे H2N C डबल बॉन्ड ONH2, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मीनिंग ये था यहाँ पे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावे भी कुछ एटम प्रेजेंट रह सकता है उस कंपाउंड में, और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं फिर हम लोग? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है अब यहाँ पे? यस सर।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन भी कर चुके होगे और वो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि केटेनेशन क्या होता है। कुछ लोग एक्सप्लेन कर सको केटेनेशन का डिफिनेशन। केटेनेशन तो मैं बताता हूँ यहाँ पे केटेनेशन का जो प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे, केटेनेशन को लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकेज भी बोलते हैं इसमें एक वर्ड। ये क्या होता है? सेल्फ लिंकेज। यहाँ पे जो केटेनेशन होता है यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स of an element to link with one another, and forming chains of identical atoms। सही, बिल्कुल वो भी बोल सकते हो यहाँ पे, बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, बिल्कुल करेक्ट है आयुष। उसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विथ वन अनदर एंड फॉर्मिंग ऑफ chains of identical atoms, forming chains of identical atoms। Identical atoms is called catenation, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट to link with one another and forming chains of identical atoms is called catenation। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन में जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है वो क्यों होता है, वो क्यों शो करता है यहाँ पे? इसका कुछ पॉइंट्स बता सको कुछ लोग, तो पढ़े भी हो गए। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, catenation property of carbon is due to the इसका क्या रीजन है यहाँ पे? कुछ पॉइंट्स अगर याद आ रहा हो तो बता सकते हो। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि कार्बन जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है वो क्यों करता है वहां पे। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ड्यू टू द, कुछ पॉइंट वाइज को लिखना है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। ये पॉइंट सब लोग, कुछ लोग पढ़े होंगे, मुझे पता है। ये क्या होगा इसमें? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। दैट मीन्स टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या है? 4 बॉन्ड बना पाएगा कार्बन। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम such that it forms bond with carbon and other atom, carbon and other atom। सेकंड पॉइंट होता है इसका, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ऑफ कार्बन, एक लास्ट पॉइंट और है इसमें,
high bond energy of high bond energy of high bond energy of carbon carbon bond, high bond energy of carbon carbon bond. ये सीसी बॉन्ड का मतलब क्या है कि कार्बन, ये भी एक कार्बन लिखा जा रहा है. हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड सच दैट it forms a strong bond, such that it forms a strong bond strong bonds in long chain and cyclic compounds इसको देखो शॉर्ट में याद रख सकते हो तुम लोग. इसका रीजन क्या, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है कार्बन, उसका रीजन क्या है कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. क्यों मल्टीपल बॉन्ड बनाता है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. और मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मीनिंग क्या है? सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच में बन सकता है. थर्ड पॉइंट है इसमें हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. और बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है इसमें कि कहीं भी मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. इजिली ब्रेक नहीं होता यहाँ पे बॉन्ड. जब इसी बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे टर्म क्या यूज किए हुए हैं, हाई बॉन्ड एनर्जी. और अगर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है इसका, इजिली ब्रेक नहीं होगा. और जब इजिली ब्रेक नहीं होता है, ये लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट कर पाता है, ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर पाता है, या फिर साइक्लिक कंपाउंड में भी एग्जिस्ट कर पाता है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड. ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका कि कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है. यहाँ तक नोट डाउन करो सब लोग प्रॉपरली, फिर आगे देखते हैं हम लोग इसमें. मैं प्रॉपर पॉइंट्स को रिपीट भी करता हूँ, तो ध्यान से सुनोगे तो फिर और क्लियरली समझ में आता है क्या लिखा हुआ है. चलो इसमें भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होता है कार्बन का. तो कार्बन का टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4. टेट्रा मीन्स 4. देखिए डाई ट्राई, डाई पावर 2, ट्राई पावर 3, उसी तरह टेट्रा. टेट्रा मीन्स 4. तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है. तो अब यहाँ पे एक चीज और मैं एक्सप्लेन करूँ. कभी तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े ही हो, 10th में जो इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते होगे. इसका एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6. इसका जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते हो इस फॉर्मेट में 2 and 4, या फिर अगर यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं वहां तक, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, इस फॉर्मेट में लिखता है 1s2 2s2 2p2. इस फॉर्मेट में अगर नहीं भी पढ़े तो इस फॉर्मेट में सबको पता है कि 2 and 4. ये जो सेकेंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4. दैट मीन्स का जो वैलेंसी होता है कार्बन का वो क्या बोलते हैं, 4. और वो कितना बॉन्ड बना पाएगा, 4 बॉन्ड बना पाता है. तो यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी का मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना पाएगा खुद कार्बन के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ. तो टोटल एक कार्बन एटम टोटल 4 बॉन्ड बना पाएगा. इसी को क्या वर्ड यूज किया गया, टेट्रा वैलेंसी. बाकी वैलेंसी टर्म को आगे भी डिफाइन किया जाएगा जब लोग चैप्टर बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग. यहाँ पे क्या याद रखना है, टेट्रा वैलेंसी मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड बना पाता है खुद कार्बन के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ.
कर लिया? यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। और नोट्स जब बनाओ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, जो कि तुम्हें भी खुद रिवाइज करने का मन करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी नोट्स बना रहे हैं, तो ऐसा नोट्स बने कि जब तुम्हें रिवाइज बिल्कुल देख करके लगे नहीं रिवाइज करना चाहिए, मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए नोट। क्योंकि ये जो नोट्स तुम बना रहे तुम्हारा एक 2 साल के लिए काम देगा, एक एसेट की तरह काम करता है तुम्हारा। ये सारे सब्जेक्ट में बात करो तो प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। ये तो अभी हम लोग कुछ बिल्कुल बेसिक चीज देख रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफिनेशन क्या डिफाइन कर रहे थे, वो कैसे डिफाइन किया जाता था, वो सारी चीजें देख रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का 3 वे हो सकता है इसमें। एक पॉइंट यहाँ पे लिख भी लोगे, देयर आर 3 ways टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर 3 ways टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट है इसमें कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म। सेकंड होता है इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, या इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म। एंड लास्ट वन बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसी 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंडेंस फॉर्म या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, या इसी को क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म, और लास्ट वन बॉन्ड लाइन फॉर्म। यहाँ तक नोट डाउन करो सब लोग। अब इसमें तीनों फॉर्म क्या होता है इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें कंडेंस फॉर्म, और इसको बस हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर ही है, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो ठीक है, इसको आज कंप्लीट भी नहीं होगा कंडेंस फॉर्म, टाइम भी हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसी का जो फर्स्ट फॉर्म है कंडेंस्ड फॉर्म, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और बिल्कुल ये ध्यान रखोगे इसमें, ऐसा नहीं कि लेक्चर का टाइम एंड हो रहा है, यहाँ पे है टाइम हो रहा है, ठीक है टाइम हो रहा है, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख कर जाना है। ये सारी चीजें लेक्चर में ध्यान रखोगे। ठीक है, पहली बार यहाँ पे तुम लोगों का लेक्चर हो सकता था कि क्लास में हाफ एन आवर का होता होगा या 45 मिनट्स का लेक्चर होता होगा। यहाँ पे जो लेक्चर हो रहा है तुम्हारा 1 and 15
मिनट्स का लेक्चर हो रहा है तुम्हारा, दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हें ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा पेशेंस रख करके, क्योंकि अब तुम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो 2 साल के बाद, जेई मेंस एडवांस की एग्जाम दोगे, तो थोड़ा पेशेंस रख के तो काम करना पड़ेगा इसमें। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि विद इन 5 मिनट जो भी तुम्हारा गिवन टाइम है, विद इन 5 मिनट ज्वाइन हो जाना लेक्चर में, क्योंकि ऑन एन एवरेज कोई भी अगर टीचर्स हैं तो 5 मिनट तक ही ज्वाइन करने का वेट करता है, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट में भी लास्ट तक लेक्चर को अटेंड करना है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट पहले लेक्चर अटेंड छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ बोर्ड ही नहीं देना है। यहाँ पर अगर एडमिशन लिए हो, आई होप सब लोग ये सोच के लिए हो कि मुझे जेई मेंस दैट मीन्स एनआईटी या जेई एडवांस आईआईटी तक, आईआईटी कॉलेज तक जाना है। तो बिल्कुल अभी से अगर ये सोच करके काम करोगे तो फिर 2 साल के बाद आईआईटी या एनआईटी कॉलेज में रहोगे। तो ठीक है, बाकी मैं जैसे जैसे लेक्चर आएगा मैं बीच में बताता भी रहूंगा तुम लोगों को लेक्चर के बीच में कि आईआईटी ही क्यों या एनआईटी कॉलेज ही क्यों, बाकी कॉलेज भी तो हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है, ये फिर तो लेक्चर के बीच बीच में मैं बताता रहूंगा आगे। मैं कौन से कॉलेज से था, मैं देखो यहाँ पे मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए था, इसलिए मैं आईआईटी से समझौता करके मैं खुद एनआईटी में था, एनआईटी पटना से। मगर ग्रुप पे अगर होगा तो उसमें पूरा दिया गया भी है, तो ब्रांच भी मैटर करता है तुम्हारा। तो हो सकता है कि तुम आईआईटी कॉलेज चले गए बट अलग अलग जो तुम मनपसंद ब्रांच जो तुम्हें चाहिए हो वो नहीं मिल पा रहा हो। मेरा होम टाउन भी पटना है, मैं ये भी बता दूं, मैं सिटी से बाहर नहीं जाना चाह रहा था उस टाइम, और कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी चाहिए था, मैं यहाँ पे मुझे सीएस मिल गया था। तो तुम लोगों का भी अलग अलग हो। अब यहाँ पे एक ये है, इसमें पूरे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो मोहित सर ही पढ़ाएंगे, या एक और सर है स्वप्निल सर, मेनली अभी मोहित सर स्टार्ट किए तो वही पढ़ाएंगे। तो मेरा जो पार्ट है वो सिर्फ मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, जो लोग नहीं हो गए मैं फिर बता दूं कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वो पार्ट में डील करूंगा। और मैंने बाकी मैं अपने बारे में स्टार्टिंग में बता दिया था सारा कुछ। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मॉड्यूल इनफ है या कोई और बुक भी करनी है, तो अभी तुम्हें और कोई बुक नहीं करनी है, जब टाइम आएगा तो मैं खुद बताऊंगा कि कौन और सा बुक कर सकते हो। तो तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दिया गया है मॉड्यूल एंड एक और मिलता है तुम्हें डीपीपी, ऐसा भी कुछ मिला होगा, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो डीपीपी में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मॉड्यूल में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट दिए गए हैं, तो तुम्हें कुछ भी बुक की अलग से जरूरत नहीं है यहाँ पे। चाहे आप केमिस्ट्री की बात करूं, एनसीईआरटी बुक तुम लोग एक ले सकते हो, तो एक रेफरेंस बुक है, तो एनसीईआरटी बुक तुम लोग ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफी सस्ता भी बुक आता है एनसीईआरटी, तो उसको एक ले सकते हो। बिल्कुल जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी का बुक ले सकते हो बाकी वहाँ पे, बट उसकी भी अभी जरूरत नहीं है, अभी कुछ दिन ना ही लो, क्योंकि जब तुम लोग एनसीईआरटी बुक भी पढ़ने मतलब समझने लायक अगर हो जाते हो, कुछ चैप्टर जब तुम पढ़ोगे, तो एक मान लो कि यहाँ पे जो चैप्टर हो गया है उसको जब तुम एनसीईआरटी बुक से पढ़ो तो लगेगा कि सारा कुछ पढ़ा हुआ ही है। बट एनसीईआरटी बुक ले सकते हो, उसमें एक वो बेसिक बुक है, उसको वहां से देख सकते हो उस केस में। बट उसमें भी अगर देखोगे, ऑर्गेनिक की मैं बात करूँ तो उसमें आईपीएससी नोमेनक्लेचर करके तुम्हें कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, उसमें बिल्कुल अलग टाइप से दिया गया वहाँ पे, इसलिए कुछ चैप्टर लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी बुक मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसको पढ़ो। तभी एनसीईआरटी बुक भी करने की जरूरत नहीं है कुछ दिनों तक। तभी मेनली जो क्लास में नोट्स दिखाए जा रहे हैं, जो भी टीचर नोट्स दिखा रहे हैं उसको पढ़ना है, और उसके बाद जो मॉड्यूल है एनडीपीपी उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वहाँ पे, और उसके एक एक क्वेश्चन क्लास में तुम्हें डिस्कस भी कराया जाएगा यहाँ पे। जैसे हम लोग अभी तो होमवर्क आज पहला लेक्चर ही है, जैसे 4-5 लेक्चर लोग पढ़ लेंगे तो फिर तुम्हें होमवर्क भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें तुम ध्यान रखोगे। यस Yes, sir. चलो ठीक है, यस सर। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें कंटिन्यू करते हैं, और बाकी चीजें मैं कैसे क्या करना है मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। चलो ठीक है, फिर मैं आज का सेशन एंड करता हूँ।